हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी मैट अड्डा में। और हम कर रहे हैं आरसी सीरीज़, जिसमें हमने पिछली बार दो आरसी कर ली थी और इस बार ये आपकी तीसरी आरसी होने वाली है। तो जो बच्चे हमारी इस आरसी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उनको ये अच्छी लग रही है और इनको ये बेनिफिशियल हो रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप मुझे कमेंट में ये लिख सकते हैं कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर वीएआरसी में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम इस पर कुछ कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू फिक्स इट आउट। ओके, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी आरसी को किस तरह से करते हैं कि मैं आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आप वीडियो को पोस्ट करेंगे, वीडियो को पोस्ट करने के बाद उसे एक बार पढ़ेंगे और उसे पढ़ने के बाद मैं फिर दूसरा पैराग्राफ आपको शो करूंगा। ये आपका जो होगा ये दो पैराग्राफ में पूरा पैसेज का आपका कवर हो जाएगा। सो बेसिकली इस बात को ध्यान रखना कि आप वीडियो रोक के पूरे अच्छे से उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ओवरऑल मैसेज या ओवरऑल मेन आइडिया, मेन आर्ग्यूमेंट का ध्यान रखेंगे। दैट मीन्स कि ओवरऑल ऑथर क्या बात कहना चाह रहा है उस बात पर ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। अगर आप उसको समराइज करना जानते हैं तो फिर आप अपना पैसेज बहुत ईजिली कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ प्रॉब्लम आएगी कि वोकैबुलरी में प्रॉब्लम हो रही है, सर इस पर्टिकुलर मीनिंग को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वोकैब का मीनिंग मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सो इट विल हैपन, सो लेट इट गो, उसे होने दो और कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश करो कि मोस्ट ऑफ द टाइम के आगे पीछे बात पढ़कर हमें क्या समझ में आ रहा है उस बात पर ज़्यादा ध्यान दो रादर देन ऑन अ पर्टिकुलर वोकैबुलरी। सो इससे क्या होगा, आपको जो ओवरऑल आइडिया होगा वो समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द RC3 एंड ये थर्ड लेक्चर है आपका आरसी का। तो इसे मिस ना कीजिए, इसे हमेशा फॉलो कीजिए और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको आपके सामने से हट जाता हूँ और इसे एक बार आप पढ़िए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई गेस आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा पैराग्राफ शो कर देता हूँ आपको। लीजिए दूसरा पैराग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए अभी एक और पैराग्राफ है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा लंबा पैसेज है तो इसे पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। वीडियो पॉज कीजिए, पूरा पैसेज बहुत ध्यान से पढ़िए और ट्राई टू नोट कि ओवरऑल बात क्या हो रही है। आई होप आपने ये पोज करके पढ़ लिया होगा। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन को पोज कीजिए। पोज करने के बाद अपना ये जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसे पढ़िए, वीडियो को पोज कीजिए और पोज करने के बाद आप इसे आंसर अपनी नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पोज कीजिए, वीडियो पोज करने के बाद आंसर अपना नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो पोज कीजिए और फिर से इसे लिखना शुरू कर दीजिए आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से वीडियो पोज कीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो पोज कीजिए और आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो पोज कीजिए और आंसर लिखिए इसका। ओके, सो आई गेस आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। अब हम शुरू से इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम पैसेजेस को हमें पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होता है पैसेज को पढ़ने का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो आ जाइए बिना किसी देरी के, बिना किसी उलझन के, है ना, पहले क्वेश्चन की तरफ, राइट। ठीक है, अब जरा इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरह से चीज़ों को हम समझते हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आइए ज़रा क्या लिखा है। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ कि कोई वर्ड आपके सामने अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है तो उसे कैसे कंटेक्चुअलाइज करते हैं। देखिए पहले ही वर्ड क्या लिखा है इसमें, अगर आप पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा है, कॉनकशियस। अब कॉनकशियस, आपका जो ये कॉनकशियंस है, अगर आपको नहीं पता है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि कॉनकशियस जो है वो आगे कहीं ना कहीं पैराग्राफ जो है वो उसे एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। कॉनकशियंस आर ब्रेन इंजरीज,
देखो आगे बता दिया, ये क्या है, ब्रेन इंजरीज है दैट अकर व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ ब्लो टू द हेड, फेस और नेक। यानी जब आपको फेस के ऊपर, ठीक है, एक ब्लो, एक झटका, एक मार हेड और फेस या फिर नेक पर कोई ब्लो लगता है तो फिर ये ब्रेन इंजरीज हो जाती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्कशंस कहते हैं, राइट। इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑल दो का मतलब, अब हालांकि बात यह है, ऑल दो मोस्ट पीपल हु सफर कॉन्कशन एक्सपीरियंस इनिशियल बाउट्स ऑफ डिजीनेस। बाउट्स को जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना समझ लीजिए इनिशियल क्या होती है। जिनको ये होता है, जो कॉन्कशन से सफर करते हैं, ठीक हो, या उनको जिनको ये हो जाता है, उनको शुरुआती दौर में क्या चीजें एक्सपीरियंस होती हैं वो देख लेंगे। क्या होगा, डिजीनेस होगा, न्यूसी होगा, ड्राउजीनेस होगा, ठीक है। दीज सिम्टम्स ऑफन डिसअपियर आफ्टर अ फ्यू डेज। यानी ऐसा नहीं होता कि ये होते चले आते हैं, ये कुछ दिन बाद खत्म हो जाते हैं। यानी अगर किसी को कॉन्कशन हुआ है तो जब ब्लो लगेगा, या वो नेक हो, चाहे वो आपका फेस हो या फिर हेड हो, तो इनिशियल तौर पर तो आपको ये सारी चीजें होंगी, और लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए होंगी, ठीक है। तो आपको लगेगा यार ये तो वैसे ही दर्द हुआ था और खत्म हो गया, बट द डे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कॉन्कशंस, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, हाउ एवर आर लेस अंडरस्टूड एंड फार मोर सीवर। यानी समझ में नहीं आते हैं, आपको लगेगा नॉर्मल चीज है लेकिन बहुत ज्यादा सीवर हो सकता है। recent studies suggest that people who suffer multiple concussions are at significant risk for developing chronic traumatic, ये एक देखिए बीमारी है जिसका नाम लिया गया है क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी। आप ये वर्ड पहले भी हमने पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, ठीक है। सैफ्लोपैथी यानी ऐसे CTE समझ लीजिए, ये कोई डिसऑर्डर है, इसको आप समझिए बस। डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, कैसा है, डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। क्या होता है इससे, दैट कॉजेज अ वैरायटी ऑफ डेंजरस मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू अराइज वीक्स, जो वीक्स में आ सकती हैं आपके पास, इवन मंथ्स के बाद आ सकती हैं, और इवन ईयर्स आफ्टर द इनिशियल इंजरी। यानी ये जरूरी नहीं है कि तभी के तभी आपका रिएक्शन हो, ये रिएक्शन हफ्ते के बाद भी आ सकता है, मंथ के बाद भी आ सकता है, और ईयर्स के बाद भी आ सकता है। सो दैट इज मोर डेंजरस। These psychological problems can include depression, इससे क्या क्या होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड अग्रेशन, ये सारी चीजें इसका रिजल्ट हो सकती हैं, ठीक है। एंड इन एक्सट्रीम, अगर हम एक्सट्रीम केसेस की बात करें, पीपल सफरिंग फ्रॉम CTE हैव इवन कमिटेड सुइसाइड और होमिसाइड। यानी या तो वो अपने आप को मार लेते हैं या किसी और को मार देते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन साइड, यानी ह्यूमन को मार देना। The majority of people who develop these issues are athletes, यानी ज्यादातर ये किसको होता है, एथलीट्स को होता है, who participate in a popular high impact sports, जो स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स है तो बेसिकली स्पोर्ट्स करते होंगे, तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली फुटबॉल, यानी ये वाला स्पोर्ट जो है ये ज्यादा देखा गया है, ये फुटबॉलर ज्यादा देखे गए हैं कि उनको ये बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है। ऑल्दो न्यू स्पोर्ट्स रेगुलेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स इन हेलमेट टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट प्लेयर्स, यानी जो स्पोर्ट्स के रेगुलेशंस है, न्यू रेगुलेशंस है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन कर प्लेयर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। अमेचर लीग्स, अमेचर जो होते हैं, अमेचर लीग्स, द स्पोर्ट्स मीडिया एंड फैंस ऑल बियर सम ऑफ द responsibilities for reducing the incidence of these devastating injuries, यानी ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेचर लीग्स यानी जो लीग्स बना रहे हैं वो, स्पोर्ट्स मीडिया यानी जो मीडिया स्पोर्ट्स को कवर करती है, और उसके फैन, ये उन सब की जिम्मेदारी है कि इसको कम किया जाए। अच्छा, इंप्रूवमेंट्स इन डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हैव प्रोवाइडेड सब्सटेंशियल एविडेंस टू लिंक सीवर एंड ऑफन फैटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स टू द हेड इंजरीज दैट प्लेयर्स रिसीव व्हाइल ऑन द फील्ड। यानी ये लिंक पाया गया है कि डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी से कि ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है टू द हेड इंजरीज दैट प्लेयर्स रिसीव व्हाइल ऑन द फील्ड, ये ज्यादातर कहाँ होता है, फील्ड के दौरान ये चोट लगती है सर पर, और तब ये बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। रीसेंट ऑटोप्सीज परफॉर्म्ड, ऑटोप्सीज का ऑटोप्सीज का मतलब होता है बेसिकली पोस्टमार्टम करना, फॉर एग्जांपल। तो रीसेंट
autopsies performed on the brains of football players who have committed suicide have shown advanced cases of CTE in every single victim. यानी जिन लोगों ने, जिन फुटबॉलर्स ने सुसाइड किया था, उन सबको ये वाली चीजें थी, एक एक बंदे के अंदर ये वाली बीमारी थी. इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेंजर, यानी ये जो डेंजर बढ़ता जा रहा है, इसके रिस्पॉन्स में द नेशनल फुटबॉल लीग हैज रिवाइज्ड इट्स सेफ्टी रेगुलेशंस. तो उन्होंने क्या किया है, सेफ्टी रेगुलेशंस को रिवाइज किया है. ठीक है. प्लेयर्स who have suffered a head injury on the field must undergo a concussion sideline assessment, a series of mental and physical fitness tests before being allowed back in the game. यानी जिनको भी हेड इंजरी हुई है तो सबसे पहले उनकी जांच होगी, उनका टेस्ट होंगे कॉन्कशन का, और जब सारी चीजें फिटनेस टेस्ट पास हो जाएंगे तभी उनको दोबारा अलाउ किया जाएगा गेम के अंदर. राइट. फिर क्या है, पैराग्राफ नेक्स्ट है. In an effort to diminish the amount of head and neck injuries on the field, the NFL officials began enforcing stricter penalty calls for helmet to helmet contact. ठीक है. यानी हेलमेट मैंडेटरी कर दिया है और पेनल्टी लगा दिया अगर उसको कोई यूज नहीं करता है. लीडिंग विद द हेड and hitting a defenseless player. Right. Furthermore, as of 2010, if the player's helmet is accidentally wrenched, यानी अगर वो रेंच खत्म यानी चूर चूर हो जाता है फ्रॉम हिज हेड ड्यूरिंग प्ले, द बॉल इज इमीडिएटली विसल डेड. यानी उस बॉल को क्या मान लिया जाता है कि अब वो बॉल डेड हो गई, अब उसको उससे नहीं खेला जाएगा. इट इज होप्ड दैट दीज न्यू रेगुलेशंस कपल्ड विद एडवांसेस इन हेलमेट डिजाइन विल रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉन्कशंस. यानी ये जो न्यू रेगुलेशंस हैं, ये उम्मीद की जाती है इनसे कि ये कॉन्कशंस के नंबर को कम करेगा. ठीक है. एंड दस कर्ब फर्दर केसेस ऑफ CTE, और फिर इस तरह से CTE के जो केसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे. एफर्ट्स बाय द NFL एंड अदर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग्स आर सर्टेनली लाउडेबल. लाउडेबल का मतलब है प्रेजेबल, यानी ये जो सारी चीजें हैं ये इन्होंने एफर्ट्स किए हैं NFL ने, ये बहुत ज्यादा प्रेज वर्दी हैं, इनकी तारीफ होनी बनती है. वी शुड कमेंड एवरी अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ प्लेयर्स. यस, ये बिल्कुल बात सही है कि हमें तारीफ करनी चाहिए हर एक ऐसे स्टेप, हर एक ऐसे अटेम्प्ट की जो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है. हाउएवर, लेकिन ऑथर यहाँ पर नहीं रुकता है. हाउएवर, न्यू रेगुलेशंस एट द प्रोफेशनल लेवल कैन नॉट प्रोटेक्ट अमेचर प्लेयर्स, स्पेशली यंग पीपल. अमेचर प्लेयर्स जो होते हैं इमेच्योर समझ लेते हैं इसे, अमेच्योर जो शौक के लिए खेलते हैं. ठीक है. अभी यंग है, तो ये रेगुलेशंस जो है वो किनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यंग पीपल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. अब देखेंगे आगे कि क्यों नहीं कर सकते. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में ही बताएगा. फैटल केसेस ऑफ CTE हैव बीन रिपोर्टेड इन विक्टिम्स एज यंग एज 21. यानी जो घातक केसेस हमें मिले हैं वो छोटी उम्र के बच्चों में ही मिले हैं. प्रॉपर टैकलिंग फॉर्म यूजिंग द आर्म्स एंड शोल्डर्स टू एम फॉर प्लेयर्स मिस मिड सेक्शन शुड बी टॉट एट एन अर्ली एज. यानी किस तरह से फॉर्म बनानी चाहिए, राइट, या फिर किस तरह से आर्म्स एंड शोल्डर्स को रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही अर्ली एज पर पढ़ा देनी चाहिए. ठीक है, ताकि यंग जो हैं वो तरीके से खेलें. यूथ, हाई स्कूल एंड कॉलेज लीग्स शुड आल्सो अडॉप्ट सेफ्टी रूल्स इवन मोर स्ट्रिंजेंट देन दोज ऑफ द NFL. यानी NFL के जो रूल्स हैं इससे भी स्ट्रिंजेंट यानी इससे भी स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए ये जो आपके हाई स्कूल और कॉलेज लीग्स होते हैं. Furthermore, young athletes should be educated about the serious dangers of head injuries at an early age. यानी यंगर लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये जो हेड इंजरीज होती है ये कितनी घातक है, ताकि वो इससे परहेज करें. Perhaps, शायद the most important factor in reducing the number of traumatic brain injuries, however, lies not with the players. यानी ये जो है फैक्टर जो है जो रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज को, वो प्लेयर्स की वजह से नहीं, या कोचेस की वजह से नहीं, या एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से नहीं, बट विद द मीडिया एंड फैंस. यानी अगर ये चीजें कम हो सकती हैं, रिड्यूस की जा सकती हैं, वो किसके द्वारा की जा सकती हैं, मीडिया और फैंस. हाउ, आगे बताएगा. स्पोर्ट्स मीडिया प्रोड्यूसर्स हैव बिकम accustomed to showcasing the most aggressive what is written is tackles. So aggressive tackles and the most intense plays
तो आपने बहुत बार देखा होगा मीडिया उन्हीं चीजों को कवर करती है जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हाईलाइटिंग होते हैं, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो सीन ही कवर करती है और इन्हीं को हाईलाइट्स के थ्रू दिखाया जाता है। NFL broadcasts often replay especially violent collisions while the commentators marvel at players physical prowess। यानी वो कमेंट करता है, मार्वल करता है किन चीजों को, कि किस तरह से प्लेयर्स की फिजिकल प्रोरेस का मतलब होता है स्किलफुलनेस, और जो वायलेंट कॉलिजन उनके अंदर हुआ है वो चीज ज्यादा मीडिया में हाईलाइट होती है। इससे होता क्या है, some sports highlights television programs even feature weekly countdowns of the hardest hits। यानी वो काउंटडाउन बना लेते हैं कि भाई जो भी हार्डेस्ट हिट होगा उसको ही टेलीविजन पर चलाया जाएगा। when the media exalts such dangerous behavior, यानी exalts का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब मीडिया इन चीज को सपोर्ट करे, such dangerous behavior, professionals are rewarded for injuring each other on the field and amateurs become more likely to try to imitate their favorite। होता क्या है, जब मीडिया इस चीज को क्या करती है, सपोर्ट करती है ऐसा वायलेंट कॉलिजन्स का, सो होता क्या है, वो जो लोग होते हैं वो और कॉलिजन करते हैं, ठीक है, और इन कॉलिजन को देख के यूथ जो है वो इंस्पायर हो जाता है और फिर वो उनको इंटीमेट करने लगता है, ठीक है। अनाउंसर्स, commentators, television producers, sports writers should engage in a collective effort to seize का मतलब स्टॉप कीजिए, glorifying brutal plays, यानी ये जो ब्रूटल प्लेज हैं इनको ग्लोरीफाइंग करना, इनको बंद करना होगा, वरना इसके बहुत ज्यादा बैड डायर कंसिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। इन टर्न फैंस शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग देयर फेवरेट प्लेयर्स टू पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन फॉर द पर्पसेस ऑफ एंटरटेनमेंट। फैंस को भी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीजों को एक्सपेक्टेशन ना बढ़ाएं कि प्लेयर अपनी जान के बदले ये सारी चीजें आपको एंटरटेनमेंट के थ्रू दे। Players must not be encouraged to trade their careers, their health, their happiness and even the lives for the sake of a game। यानी किसी एक गेम के लिए क्या कोई भी फैन अपने प्लेयर को चाहेगा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वो अपनी जान पर खेल के एंटरटेन करे? सो ये बिल्कुल बात जो है एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है और ये बात बिल्कुल मॉरली गलत है। आइए हमारे समझ में आ गई होगी कि बात बेसिकली हमारी क्या हुई है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, ये इन्फर्ड किया जाता है दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको समझने पड़ेंगे कि क्या है ये, यहां पर इसका ध्यान रखना है। ये कह रहा है एक्सेप्ट, यानी इसका मतलब जो है सारे पैसेजेस आर ट्रू हैं, यानी सॉरी सारे ऑप्शंस ट्रू हैं बस एक को छोड़कर, यानी इससे पता लगता है तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल अलाइनमेंट में होंगे पैसेज के और एक आपका ऑप्शन ऐसा होगा जो पैसेज के अलग होगा, या तो वो अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट होगा या फिर इररेलेवेंट टू द आर्ग्यूमेंट होगा। लेट्स रीड इट। फर्स्ट क्या लिखा है, टैकलिंग इज नॉट ऑलवेज डेंजरस, हाउएवर प्लेयर्स हु यूज इम्प्रॉपर टैकलिंग फॉर्म में इंजर अदर्स। हाँ ये बात हो सकती है, ये बात ट्रू हो सकती है, इन्फर किया जा सकता है, अगर गलत फॉर्म होगी तो इंजरीज बढ़ जाएंगी, यानी इम्प्रॉपर, जब भी तो वहां पे फॉर्म की बात हुई, अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखाता हूं कि कहीं हमने पढ़ा था प्रॉपर, देखिए प्रॉपर टैकलिंग फॉर्म यूजिंग द आर्म्स एंड शोल्डर्स टू एम फॉर अ प्लेयर्स मिड सेक्शन शुड बी टॉट एन अर्ली एज, यानी अगर आप इम्प्रॉपर करोगे तो इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इससे ये इन्फर तो किया जा सकता है। तो फिर ये तो ट्रू है तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि क्या लिखा है ऑप्शन बी के अंदर। अगर आप ऑप्शन बी को पढ़ते हो तो पता लगता है कि साइंटिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ डेफिनेटिव लिंक बिटवीन प्लेयर्स हु डाई अनटाइमली डेथ्स एंड ऑन द सेट ऑफ CTE, यानी एक रिसर्च आई थी, उस रिसर्च में बताया गया था कि ये जो लोग मर रहे हैं ना अनटाइमली, यानी विदाउट टाइम के एकदम से मर रहे हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक है, एक डेफिनेट लिंक है बिटवीन प्लेयर्स हु डाई अनटाइमली एंड द ऑनसेट ऑफ CTE। ये भी हमारी बात हुई थी, अगर आपको मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से एक स्टडी हुई थी जिसने ये चीज सजेस्ट की थी।
एक स्टडीज हुई थी, हाँ देखो यहां से पढ़ेंगे आप कि recent studies suggest that people who suffer multiple concussions are at significant risk for developing chronic disease, a degenerative disorder, whatever, mental and emotional problems। नहीं ये नहीं था, एक और था जिसमें ये बताया था कि सारे के सारे वो लोग क्या निकल रहे हैं, वो फुटबॉलर ही निकल रहे हैं, ये हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, है ना। तो उसको हम जरा देखते हैं। खैर हमने पढ़ा था, वो याद आ रहा है मुझे, ठीक है, आपने भी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको भी याद आ रहा होगा। तो एक स्टडी थी, मतलब जिससे ये पता लग रहा था, अभी हम देख लेंगे, लेकिन यस वो बिल्कुल आंसर ठीक है कि ये तो बात है कि हमें लिंक मिल गया था कि फुटबॉलर और उनको जो डेथ हो रही है वो बिल्कुल डेफिनेट लिंक, साइंटिफिकली लिंक मिल गया, तो ये ट्रू बात है, हमें ट्रू बात नहीं देखनी। NFL ऑफिशियल्स हैव डन लिटिल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सिटी। क्या NFL, लिटिल का मतलब क्या होता है, ना कि बराबर, यानी नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव होता है कि NFL ऑफिशियल्स ने प्रॉब्लम, सीटी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया। तो ये बात इन्फर नहीं की जा सकती क्योंकि NFL की ऑथर ने तारीफ भी की है, ठीक है। तो किस तरह से, तो ये भी आंसर होना चाहिए। डी क्या कह रहा है, एथलीट्स हु आर प्रेज्ड फॉर एक्सेप्शनली ब्रूटल हिट्स, athletes who are praised for exceptionally brutal hits are likely to continue engaging in such dangerous behavior। हाँ, जिनको इन ब्रूटल हिट्स के लिए प्रेज किया जाता है, जिन एथलीट्स को बाय मीडिया एंड बाय फैंस, तो वो इन ऐसी डेंजरस बिहेवियर के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी व्हाट, राइट आंसर वुड बी सी, सी वुड बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स contribute to the incidence of CTE in amateur players। ओके, यानी कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ CTE इन अमेचर प्लेयर्स, यानी जो अमेचर प्लेयर्स हैं, अमेच्योर का मतलब यंग प्लेयर्स हैं, उनके अंदर इंसिडेंस ऑफ CTE बढ़ रहा है, वो कौन सा फैक्टर है, जरा देखेंगे। पहला फैक्टर इन्होंने बताया, इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर ऑल लेवल्स। यस, यहां पे बिल्कुल ये बात सही है कि इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस, यानी सेफ्टी रेगुलेशंस कंसिस्ट नहीं है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। तो वन तो है, वन तो है। फिर दूसरा क्या रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट द डेंजर्स ऑफ हेड इंजरीज, ये भी बात सही है, इसीलिए ऑथर ने बोला था कि इनको ये इंजरीज आपको देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है, इनको ये इंजरीज क्या करनी पड़ेंगी, मतलब एजुकेशन, हेड इंजरीज की एजुकेशन देनी पड़ेगी, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। तीसरा क्या, अमेचर प्लेयर्स डिजायर टू इम्यूलेट प्रोफेशनल्स, ये बात भी ठीक है कि ये बात भी लिखी हुई थी बेसिकली पैसेज के अंदर कि हाँ वो कॉपी करते हैं, है ना, ये बात लिखी हुई थी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने प्रोफेशनल्स को कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ है, किस चीज को कॉपी करते हैं ये नहीं बताया। ये बताना चाहिए था कि वो जो फैटल हिट्स होते हैं, वो जो वायलेंट कॉलिजन्स होते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। दिस इज एब्सेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन। अब अमेचर प्लेयर्स डिजायर टू इम्यूलेट प्रोफेशनल इन व्हाट वे, तो ये तो पॉजिटिव वे भी हो सकता है, लेकिन ऑथर ने इसे नेगेटिव वे में लिया, तो ये आंसर हमारा अधूरा है, तो हम सिर्फ 1 और 2 को ही सही मान सकते हैं, तो सही आंसर आपका होना चाहिए सी, ठीक है। थर्ड कैन नॉट बी द आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 विच इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर लाउडेबल। लाउडेबल प्रेजवर्दी, मैंने आपको ये पहले ही बताया था, तो दिस इज द सिनोनिम प्रेजवर्दी, तारीफ करना, क्योंकि तारीफ की थी NFL की ऑथर ने कि किस तरह से वो सेफ्टी रेगुलेशंस के अंदर उसने रिवीजन किया और चीजें अच्छी करी, चीजों को अच्छा करने की कोशिश करी, राइट। इसके बाद द ऑथर्स टोन इन द फाइनल पैराग्राफ कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या टोन थी फाइनल पैराग्राफ के अंदर, तो फाइनल पैराग्राफ के अंदर जो टोन थी क्या थी, रिमोर्सफुल, यानी रिमोर्सफुल का मतलब होता है दुख, सैडनेस, रिमोर्स, है ना, होपलेस यानी कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, या फिर परप्लेक्स्ड यानी
कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था ऑथर, या फिर इंसिस्टेंट, या ऑथर ने किसी चीज पर जोर डाला। यस, तो ऑथर ने किसी चीज पर जोर डाला था, और वो जोर क्या था कि भाई ये जो हमारी मीडिया है, समझ में आ रही है, मीडिया एंड फैंस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ये इसको प्रमोट करेंगे तो प्लेयर्स भी इस चीज को प्रमोट करने लगेंगे, और फिर यंग इसको कॉपी करने लगेंगे, एंड देन ये फिर कॉन्कशंस वाली जो डिसीज है ये फैटल होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज यूज्ड इन द फाइनल पैराग्राफ विच इज द बेस्ट एंटोनिम फॉर एक्सॉल्ट्स। एक्सॉल्ट्स का मतलब वो क्या बताया था, किसी चीज को सपोर्ट करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना। तो बढ़ावा देना सही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका उल्टा देखना है हमें। तो किसी चीज को कम करना, और कम करने के लिए क्या होता है वर्ड, मिटिगेट्स। समझ में आई बात, कम करना, किसी मतलब ये कह सकते हैं किसी की इंटेंसिटी को कम करना, वर्ड्स सिचुएशन को, और थोड़ा सा एविलिएट वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, यानी किसी जो चीज बदतर होती जा रही है उसे लेस वर्स करना, लेस वर्स करना, उसे करते हैं मिटिगेट करना। इसके बाद क्या है, इन डिस्क्राइबिंग द स्पोर्ट्स मीडिया द ऑथर एम्फसाइज इट्स, यानी स्पोर्ट मीडिया को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर ने किस बात पर एम्फसाइज किया है, किस बात पर द ऑथर एम्फसाइज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटरटेनमेंट वैल्यू, सेंसलेसनेस या डेंजर। तो उन ऑथर ने मीडिया और फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एम्फेसिशन दिया है। सो ये कहा है कि रिस्पॉन्सिबल बने, और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैन एंड मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे हाइलाइट्स को प्रमोट ना करें जो बहुत ही वायलेंट कॉलिजन्स करते हैं। इज दैट क्लियर? तो 1 इसका आंसर होगा। 7 देख लीजिए, इन द फाइनल पैराग्राफ द ऑथर मेंशंस, फाइनल पैराग्राफ में ऑथर ने मेंशंस किया है क्या, स्पोर्ट्स हाईलाइट टेलीविजन प्रोग्राम्स एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द मीडिया ग्लोरीफाइज वायलेंस। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, 1 ठीक है। Amateurs learn to mimic professional athletes, ओके। इसके बाद प्रोफेशनल एथलीट्स गेन अप्रूवल। तो मेरे ख्याल से 1 एंड 2 इसका सही होना चाहिए, क्योंकि ये सही है कि तो जो बेसिकली टेलीविजन का हाईलाइट से फिर वो उसको मिमिक करते हैं, ये बात सही है। तो ये दोनों 1 एंड 2 सही होगा, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये पैसेज पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट को समझना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए, और किस तरह से क्वेश्चंस को हमें सही से पढ़कर और किस तरह से उसको जाके रिग्रेस करके देख के कि क्या बेसिकली वहां पर कहा गया है, वो करके ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, और आप अगर ये सीरीज पसंद कर रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, तो अगर नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible to those who are also preparing for IP MAT. So thank you so much for being here.